नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने मानव रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे, तो आज हम उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव रोगों से संबंधित उनकी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का आपके नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मानव रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सदा प्रभावित होने वाला अंग है। मतलब हेपेटाइटिस में मनुष्य शरीर का हमेशा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यकृत या लीवर, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा हृदय और चौथा मस्तिष्क। तो दोस्तों देखो, इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका यकृत या लीवर। क्या होगा? यकृत या लीवर आपके हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है। वैसे हेपेटाइटिस को पीलिया रोग भी कहते हैं दोस्तों, और इसके वायरस का नाम पीलिया माइलिटिस या हेपेटाइटिस वायरस होता है दोस्तों। और ये दूषित पानी और दूषित भोजन से होता है। तो प्रभावित अंग इसमें क्या होगा? यकृत या लीवर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है उसकी बात कर रहा है। तो पहला देखिएगा, डिप्थीरिया है, दूसरा मलेरिया है, तीसरा हैजा है और चौथा हेपेटाइटिस। तो दोस्तों, डिप्थीरिया रोग जो होता है ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। हैजा होती है जीवाणु से। हैजा किससे होती है? जीवाणु से। अब बचा क्या है आपका? हेपेटाइटिस। तो वायरस जनित रोग कौन सा होगा आपका? हेपेटाइटिस। तो सही आंसर इसका डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका प्लेग, दूसरा पित्त जवर और तीसरा मलेरिया और चौथा डेंगू बुखार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका देखिएगा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? प्लेग जो होती है ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। किससे होती है दोस्तों? जीवाणु से। तो प्लेग जो है आपके जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु से होती है। प्लेग जीवाणु से होती है। पित्त जवर ये आपके वायरस से होने वाली है, और वायरस में इसका जो वाहक होता है वो मच्छर होता है। और मलेरिया रोग इसमें भी आपके वायरस से मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होता है। किसके कारण? मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है मलेरिया। और डेंगू बुखार मादा एडीज मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर से होता है। तो आपके इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्लेग। कौन सा होगा? प्लेग। मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो मच्छर के काटने से प्लेग की बीमारी नहीं होती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? मतलब मनुष्य के शरीर के अंगों में से कौन सा एक अंग है जो हानिकारक विकिरणों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है आपका आंख, दूसरा हृदय, तीसरा मस्तिष्क और चौथा फेफड़े। तो दोस्तों, हमारे जो आंख होती है ये हमारे जो तरंगे होती है या हानिकारक विकिरणें होती है उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग होता है। हृदय पर उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मस्तिष्क पर भी नहीं पड़ता और फेफड़ों पर भी नहीं पड़ता। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? आंख। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पहला ऑप्शन आपका मच्छर के काटने से, दूसरा दूषित पानी और दूषित भोजन से,
तीसरा थूक से और चौथा कुत्ते के काटने से। तो दोस्तों पोलिया वायरस से होने वाली बीमारी है और ये किससे हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये हमारे शरीर में दूषित पानी और दूषित भोजन से प्रवेश करती है, इसका वायरस चला जाता है अपने शरीर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, पोलियो का कारक है, मतलब पोलियो जो बीमारी है वो किससे होती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कीट, कवक। तो पोलियो की बीमारी आपके होती है दोस्तों विषाणु वायरस से होने वाली। किससे होती है, विषाणु या वायरस से। जीवाणु को दोस्तों बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। तो इन रोगों को आप देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इन रोगों को डिटेल से पढ़ाया गया है, तो आप वहां जाके इनके वीडियो देख सकते हैं और फिर आप इस टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 7वां, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ट्यूमर मतलब कैंसर जो होता है उसकी पहचान करने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक काम में लेते हैं। तो देखिएगा आपका ऑप्शन है आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 और सोडियम 24। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आप ध्यान रखिएगा, आयोडीन 131 जो होता है ये थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी खराबी का पता लगाने में काम आता है। थायराइड ग्रंथि की खराबी का पता लगाने में काम में आता है आपका आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का पता लगाता है, ब्लड कैंसर के इलाज में काम में आता है आपका कोबाल्ट 60। और आर्सेनिक 74 ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो अपने कैंसर का पता लगाने में काम आता है या ट्यूमर का पता लगाने में काम आता है। सोडियम 24 ये अपने रक्त की विकृति का पता लगाने में, रक्त में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका पता लगाने में काम में आता है दोस्तों सोडियम 24। तो यहां पर आपका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो है आर्सेनिक 74। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इन समस्थानिकों के उपयोग ध्यान रखना, प्रश्न आ जाता है इनमें से दोस्तों बहुत बार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कोबाल्ट 60 जो होता है वो आपके कैंसर ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में काम आता है, रोकथाम में काम आता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, कोबाल्ट 60। वैसे फास्फोरस 32 भी आपके ब्लड कैंसर में काम आता है, इसका पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। मतलब ये कोबाल्ट 60 को विकिरण चिकित्सा में काम में लेते हैं, इसमें से क्या उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा है अल्फा किरणें, दूसरा है बीटा किरणें, तीसरा गामा किरणें और चौथा एक्स किरणें। तो दोस्तों कोबाल्ट 60 आमतौर पर कौन सी किरणें निकालता है, गामा किरणें। तो आपका सही आंसर होगा इसमें गामा किरणें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। मतलब पोटेशियम की अल्पता या कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कौन सी गड़बड़ी होती है। तो दोस्तों देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका वृक्क क्षमता व पेशीय लकवा, दूसरा है निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर, तीसरा रक्त कलाप और चौथा जोड़ों में व्यथा व पाटिल दृष्टि। तो दोस्तों पोटेशियम जो होता है ये अपने एक तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है और दूसरा ये अपने रक्तचाप को बनाए रखता है। तो रक्तचाप कम हो जाता है पोटेशियम की कमी से। तो इसका सही आंसर होगा निम्न रक्तचाप। क्या होगा, निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर। और निम्न रक्तचाप होता कितना है दोस्तों, ये होता है 90 से 60 mmHg, mmHg। ये आपके लो ब्लड प्रेशर होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, 120 से 80 mmHg, 120 से 80 mmHg होता है।
तो यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत बार ध्यान रखना, लो ब्लड प्रेशर। इस लो ब्लड प्रेशर की स्थिति को दोस्तों क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। और उच्च रक्तदाब की स्थिति को हाइपर टेंशन कहते हैं। और सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg। और रक्तदाब को मापने का जो यंत्र होता है वो होता है स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है दोस्तों, इनको भी आप नोट करते जाइए साथ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि, यहां पे दोस्तों आपका यदि है, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति में निम्न में से किस अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो यदि हमारे मूत्र में एल्ब्यूमिन आता है दोस्तों, तो एल्ब्यूमिन आने पर हमारे कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा यकृत, दूसरा है आपका किडनी, तीसरा है हृदय और चौथा है प्लीहा। तो दोस्तों एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में से जब बाहर आता है तो हमारे किडनी जो है वो प्रभावित होती है। क्या होती है, किडनी, जिसको अपन वृक्क कहते हैं या फिर गुर्दा कहते हैं, तो किडनी, वृक्क या गुर्दा प्रभावित होता है। हमारे एल्ब्यूमिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में से बाहर आता है तो वृक्क या किडनी प्रभावित होती है या फेल होने की संभावना होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो अगर हम लंबे समय तक उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन देखिएगा, हृदय पर, आंत पर, फेफड़े पर और गुर्दे पर। अगर हम लंबे समय तक उपवास रखते हैं तो दोस्तों हमारे जो गुर्दे होते हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों आपका गुर्दे पर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता। कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, यहां गौर करिएगा दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा, पहला है आपका एड्स, दूसरा है डिप्थीरिया, तीसरा हैजा और चौथा काली खांसी। तो दोस्तों ये तीन बीमारियां, डिप्थीरिया, हैजा और काली खांसी, ये तीनों बीमारियां आपके जीवाणु से होती है। किससे होती है, जीवाणु से, बैक्टीरिया से होती है। और एड्स की बीमारी आपके वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस या विषाणु से, वायरस या विषाणु से। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एड्स होगा। और एड्स के वायरस का नाम होता है दोस्तों HIV वायरस, HIV वायरस। और दोस्तों एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और HIV का भी पूरा नाम आ जाता है तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका सही आंसर होगा आपका एड्स। ये जीवाणु से नहीं होता दोस्तों, किससे होता है, वायरस या विषाणु से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। तो देखिएगा, ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम या ब्लू बेबी जो बीमारी होती है इसमें होता क्या है। तो दोस्तों ब्लू बेबी जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंदर, ब्लू बेबी बीमारी के अंदर क्या होता है, हमारे रक्त जो होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन नाइट्रेट से क्रिया कर लेता है, किससे क्रिया कर लेता है, नाइट्रेट से जब हीमोग्लोबिन क्रिया करता है, हीमोग्लोबिन जब क्रिया कर लेता है तो बनता है मिथेमोग्लोबिन। क्या बनता है, मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन बन जाता है।
इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर सही तरीके से कोशिकाओं की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो बच्चे का जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है या होंठ नीले हो जाते हैं। तो वो रोग बीमारी होती है आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी रोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। मतलब जल में कौन किसकी मात्रा बढ़ने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम या ब्लू बेबी बीमारी हो जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, नाइट्रेट। क्या होगा, नाइट्रेट के बढ़ने से हमारे ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्न रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। अभी अभी बताया दोस्तों, हमारे हीमोग्लोबिन नाइट्रेट से क्रिया करके मीथेमोग्लोबिन बना लेता है। तो आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी किससे होती है। पहला ऑप्शन देखिएगा आयरन, दूसरा लेड, तीसरा मीथेमोग्लोबिन और चौथा नाइट्रेट। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, मीथेमोग्लोबिन। इसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं। विश्व के अगर वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो उस रोग को क्या कहते हैं। तो देखिएगा आपका पहला ऑप्शन है एडेमिक, दूसरा एपिडेमिक और तीसरा एनेडेमिक और चौथा एपिजिक। तो दोस्तों अगर विश्व के वृत्त क्षेत्र में फैलता है तो इसको कहते हैं एडेमिक। क्या कहते हैं दोस्तों, एडेमिक। और अगर दोस्तों विश्व के विशेष मतलब कोई भी विशेष क्षेत्र में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको कहते हैं एनेडेमिक। विशेष क्षेत्र में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको क्या कहते हैं, एनेडेमिक कहते हैं। और अगर कोई बीमारी थोड़े समय में तेजी से फैलती है, थोड़े समय में तेजी से फैलती है तो वो होती है एपिडेमिक। थोड़े समय में तेजी से फैलती है, तेजी से फैलती है तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। तेजी से फैलती है तो एपिडेमिक कहलाती है। और विशेष क्षेत्र में फैलती है तो एनेडेमिक। और विशेष अपने विश्व के वृत्त क्षेत्र में अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको कहते हैं एडेमिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसको सुरक्षा हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों डीपीटी का टीका आपके किस रोग में देते हैं। तो देखिएगा पहली बात हम डीपीटी के टीके की पूरी नाम की बात करते हैं। तो डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, पी से होता है परटूसिस और तीसरा टी से होता है टिटनेस, टी से होता है टिटनेस। तो दोस्तों डीपीटी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन देखिएगा टिटनेस, पोलियो, प्लेग। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरा देखो टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया। टीबी आ रहा है इसमें भी, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। कुकर खांसी कहते हैं दोस्तों पर्टूसिस रोग को। किसको कहते हैं, पर्टूसिस का दूसरा नाम है कुकर खांसी। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है दोस्तों। ये 3 रोगों के इलाज में दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। और पर्टूसिस का दूसरा नाम कुकर खांसी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला 18वां प्रश्न, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। तो दोस्तों अभी बताया था आपको डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस इसका पूरा नाम होता है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका डिप्थीरियो, दूसरा है पोलियो, तीसरा काली खांसी और चौथा है टिटनेस। तो दोस्तों डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका लगता है, बिल्कुल सही है। पोलियो में आपके डीपीटी का टीका नहीं लगता है दोस्तों। पोलियो में आपके आईपीवी का टीका लगता है। कौन सा टीका, आईपीवी का टीका। और पोलियो का टीका बनाने वाले थे जॉन ई साल्क। कौन थे, जॉन ई साल्क ने बनाया था पोलियो का टीका। और पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है दोस्तों।
और काली खांसी जिसको अपन पर्टूसिस कहते हैं, तो काली खांसी में दिया जाता है डीपीटी का टीका और टिटनेस में दिया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? पोलियो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। जहां पर लोग खाद्यान्न चावल जो होता है वो पॉलिश किया हुआ खाते हैं, तो वो कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिएगा चरमया से, दूसरा बेरी से, तीसरा स्कर्वी से और चौथा ओस्टियोमलेशिया से। तो दोस्तों जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं उनमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। किसकी? विटामिन बी की कमी हो जाती है। और विटामिन बी की कमी से आपको रोग मैंने बताया था, कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमीन। क्या होता है? थायमीन। तो आप विटामिन का भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? बेरी। जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाद्यान्न करते हैं या खाते हैं, तो वो किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? बेरी रोग से। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बीमारी पता करने के यंत्र, सॉरी यहाँ पर मंत्र लिख रखा है तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यंत्र है। यंत्र MRI का मतलब होता है, MRI का पूरा नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों MRI का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसको हिंदी में देखिएगा क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, रेजोनेंस मतलब अनुनाद होता है, और इमेजिंग मतलब चित्रीकरण। तो पहला ऑप्शन आपका चुंबकीय रेजोनेंस सूचकांक गलत है। दूसरा चुंबकीय रोशनी सूचना, ये भी गलत है। और तीसरा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ये सही है दोस्तों आपका। तो सही आंसर होगा इसमें सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो दोस्तों पहली बात तो बीएमडी का पूरा नाम क्या होता है? तो बीएमडी का पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है दोस्तों बीएमडी का पूरा नाम। तो अब हमें यहाँ पर बोन से कुछ संकेत मिल रहा होगा। बोन का मतलब हड्डियां, और हड्डियों में किस प्रकार की बीमारी होती है दोस्तों? तो देखो पहला ऑप्शन है आपका डेंगू। वैसे डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है, तो डेंगू के अंदर बीएमडी का टेस्ट नहीं होता है। और दूसरा मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है, तो इसमें भी आपका बीएमडी टेस्ट नहीं होता। चौथा एड्स में अलग टेस्ट होता है दोस्तों। एड्स में होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा। बीएमडी टेस्ट का संबंध किससे होगा दोस्तों? तो आपका ओस्टियोपोरोसिस की बीमारी आपके कैल्शियम की कमी से भी होती है, और इस रोग में हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है। तो ओस्टियोपोरोसिस रोग में कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? बीएमडी टेस्ट किया जाता है। और बीएमडी का पूरा नाम ध्यान रखना, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी की बात चल रही है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा प्रत्युर्जता, दूसरा वर्णांता, तीसरा एड्स और चौथा गंजापन। तो दोस्तों यहाँ पर गंजापन की जो बीमारी होती है ये आपके कवक या फफूंद जनित है। कवक या फफूंद जनित रोग है। खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट, गंजापन, ये बीमारियां आपकी कवक या फफूंद से होती है दोस्तों। और एड्स की बीमारी वायरस से होती है। वर्णांता एक अनुवांशिक या जन्मजात रोग है, और प्रत्युर्जता भी आपका एक अनुवांशिक या जन्मजात रोग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिकोसिस एक बीमारी होती है दोस्तों। ये बीमारी किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। पहला आपका गुर्दा संबंधित बीमारी है, नहीं, गलत है। दूसरा यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी,
तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे दिया, इसमें इतना ही है, यकृत संबंधित बीमारी। तीसरा फेफड़े संबंधित बीमारी, और चौथा अव्यवस्थित तंत्रिका। तो दोस्तों ये सिलिकोसिस बीमारी मुख्यतः वहां पर होती है जहां पर खाद्यान्न का खनन का काम होता है, मतलब जहां पर चीजें खोद कर निकाली जाती है, तो वहां पर क्या होती है, सिलिकोसिस मतलब होता है सिलिका। ये सिलिका रेत जो होती है, इसके छोटे छोटे कण हमारे श्वसन तंत्र में चले जाते हैं और हमारे फेफड़ों की नलियों को बंद कर देते हैं, जिससे श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। ये एक खतरनाक बीमारी होती है सिलिकोसिस। तो ये किससे संबंधित बीमारी है दोस्तों, आपकी फेफड़ों संबंधित बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो दोस्तों घेंगा रोग का दूसरा नाम है गलगंड। क्या नाम है, गलगंड, या इसी को कहते हैं गोइटर। क्या कहते हैं, गोइटर रोग या घेंगा या गलगंड। तो ये बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। तो पहला ऑप्शन आपका नाइट्रोजन है, दूसरा कैल्शियम है, तीसरा आयोडीन है, चौथा फास्फोरस है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका आयोडीन। आयोडीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें गलगन या घेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है। और आयोडीन की अधिकता से, आयोडीन की अधिकता से होता है दोस्तों एक्ज़ोप्थेल्मिक गोइटर रोग। इसमें नेत्र गोलक नेत्र से बाहर मतलब नेत्र जो होते हैं वो नेत्र गोलक से बाहर आ जाने लगते हैं और नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, वो एक्ज़ोप्थेल्मिक गोइटर रोग होता है जो आयोडीन की अधिकता से होता है। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न यही आता है कि आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो गलगंड या गोइटर, जिसको अपन घेंगा नामक रोग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो कीट के काटने से कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन आपका स्कर्वी, दूसरा डेंगू, तीसरा निमोनिया और चौथा दमा। तो दोस्तों स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। डेंगू बुखार, डेंगू बुखार जो होता है ये मादा एडीज मच्छर से होता है। किससे होता है, मादा एडीज मच्छर से। और डेंगू बुखार वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होती है, वो वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। तो डेंगू बुखार ये आपके मादा एडीज मच्छर जो होता है, इसी को अपन कीट कहते हैं। तो कीट से होने वाली बीमारी है डेंगू। निमोनिया, निमोनिया जो रोग है आपके, ये अपन निमोनिया की बीमारी किससे होती है, तो ये जीवाणु से होती है। किससे होती है दोस्तों, जीवाणु से। ये डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण होती है। निमोनिया में प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। और दमा की बीमारी होती है आपके कवक या फफूंद से। किससे होती है, कवक या फफूंद से। और दमा में भी प्रभावित अंग होता है फेफड़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न करता है तथा दूसरे मनुष्यों में फैलता है या पहुंचता है। डेंगू जो बुखार है ये कैसे उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में किस प्रकार से पहुंचता है, इसकी बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, वायरस के द्वारा और मादा एडीज मच्छर से मनुष्य में पहुंचता है। दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया या मादा क्यूलेक्स मच्छर से। तीसरा फंगस या मादा एडीज मच्छर से। और चौथा प्रोटोजोआ और मासा एनाफ्लीज मच्छर से। सॉरी यहाँ पर मादा एनाफ्लीज मच्छर है। तो दोस्तों डेंगू बुखार वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। और ये दूसरे मनुष्यों में किसके कारण पहुंचता है, तो मादा एडीज मच्छर के द्वारा। दोस्तों डेंगू बुखार बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। और मादा क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर होता है आपके हाथी पांव बीमारी का वाहक। हाथी पांव जो फील पांव होता है उस बीमारी का वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। और मादा एडीज मच्छर ये तो सही है, लेकिन फंगस से नहीं होती है डेंगू बुखार। प्रोटोजोआ से भी नहीं होती, प्रोटोजोआ से होती है मलेरिया की बीमारी। कौन सी बीमारी, मलेरिया की बीमारी होती है। और मलेरिया
का जो मच्छर है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए। वायरस के द्वारा डेंगू बुखार फैलता है और ये दूसरे मनुष्य में पहुंचता है मादा एडीज मच्छर के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों डेंगू बुखार जब होता है तो हमारे शरीर में किसकी कमी होती है। पहला ऑप्शन है आपका प्लेटलेट्स, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा शर्करा और चौथा जल। तो दोस्तों डेंगू बुखार के अंदर प्लेटों की संख्या घट जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। तो आपका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। सर्पदंश मतलब जब सांप डस लेता है तो हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन आपका मस्तिष्क, दूसरा तंत्रिका तंत्र, तीसरा फेफड़ा और चौथा हृदय। तो दोस्तों सर्पदंश से हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा आंसर होगा मस्तिष्क, लेकिन अपने तंत्रिका तंत्र है तो अपना सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थान दे रखा है और इसमें पूछा जा रहा है का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का लक्षण है। मतलब किसका अपघटन होने पर मानव में अल्जाइमर रोग हो जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा वृक्क कोशिका, दूसरा तंत्रिका कोशिका, तीसरा मस्तिष्क कोशिका और चौथा यकृत कोशिका। तो दोस्तों वृक्क कोशिका आपका बिल्कुल गलत है। इसमें वृक्क कोशिका से आपके अल्जाइमर की बीमारी नहीं होती। दूसरा है तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका से भी आपके इसमें अल्जाइमर की बीमारी नहीं होती। तीसरा है आपका मस्तिष्क कोशिका और चौथा यकृत कोशिका से भी अल्जाइमर की बीमारी नहीं होती। तो दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित होती है अल्जाइमर की बीमारी और अल्जाइमर में याददाश्त चली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका का जब विघटन हो जाता है, टूट जाती है, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। ग्लूकोमा किस अंग को प्रभावित करती है। तो पहला ऑप्शन आपका फेफड़ा, दूसरा हृदय, तीसरा कान और चौथा आंख। तो दोस्तों ग्लूकोमा है या फिर ट्रेकोमा बीमारी है, इन बीमारियों में जो हमारा शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है वो होता है आंख। क्या होता है, आंख। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, आंख होगा। किस बीमारी में, ग्लूकोमा में। और ट्रेकोमा में भी प्रभावित अंग क्या होता है आपका, आंख होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है। मतलब जो लिंग से संबंधित बीमारी है वो कौन सी है। इसका कहने का मतलब है कि कौन सी अनुवांशिक बीमारी है, कौन सी अनुवांशिक बीमारी है ये अपने को बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका वर्णांता, दूसरा कुष्ठ, तीसरा मधुमेह और चौथा रंजकहीनता। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा वर्णांता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर मतलब हमारे जो व्यक्ति होता है उसको लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है, तो वो रोग है आपका वर्णांता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा ब्लड कैंसर, दूसरा सिरोसिस, तीसरा जिगर या पेट का कैंसर और चौथा हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। तो देखिएगा अल्कोहल का अधिक मात्रा में अपने सेवन करने पर यकृत प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, यकृत। और यकृत के अंदर अपने सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। यकृत सिरोसिस क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें यकृत में सूजन आ जाती है, यकृत भारी हो जाता है और यकृत की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। तो ये अल्कोहल से ये आपके सिरोसिस नामक बीमारी हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सिरोसिस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शरीर के भीतर
रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? शरीर के भीतर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो पहला ऑप्शन आपका फाइब्रिन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा हिपेरिन और चौथा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो दोस्तों हमारे शरीर में हिपेरिन जो होता है ये रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकने का काम करता है आपका हिपेरिन। और फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये अपने रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। शरीर के बाहर कहीं चोट लग जाती है तो ये रक्त को रोकने में मदद करते हैं, और हिपेरिन रक्त को जमने नहीं देता, जमने से रोकता है। तो ये एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है। क्या है? प्रतिस्कंदक पदार्थ। तो इसका सही आंसर होगा आपका हिपेरिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति की नाड़ी की गति मापकर एक चिकित्सक अनुमान लगाता है। किसका अनुमान लगाता है? लीवर की स्थिति का। गलत है। दूसरा, शरीर में रक्त के परिणाम का, ये भी गलत बात है। फेफड़ों की स्थिति का, ये भी गलत बात है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन आपका हृदय गति का, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हृदय गति का पता लगाया जाता है नाड़ी की गति मापकर। नाड़ी की गति जो होती है वो हृदय की गति के बराबर होती है, और इस हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला जो होता है उसको कहते हैं अपन पेस मेकर। क्या कहते हैं? पेस मेकर। और हृदय की ध्वनि को सुनने का यंत्र जो होता है वो होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप। ये हृदय की ध्वनि को सुनने का यंत्र है, और पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है या शुरू करता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा हृदय गति का। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो परंपरागत ढंग से जिलेटिन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा यहाँ पहला ऑप्शन है सूखी हड्डियों का, दूसरा गन्ने की छोई का, तीसरा गेहूं के आटे की भूसी का, और चौथा पुराने सड़े कागजों का। तो दोस्तों ये जीव जंतुओं के उत्पादों से या फिर उनकी सूखी हड्डियों से प्राप्त किया जाता है जिलेटिन। और ये जिलेटिन पाउडर बनाने में या फिर जेली वगैरह बनाने में काम में आता है। एक ही बहुत ही कठोर भंगुर पदार्थ होता है जिलेटिन। ये स्वादहीन और गंधहीन होता है जिलेटिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूखी हड्डियों का। तो दोस्तों ये थे मानव रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो दोस्तों, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।